आप लोगों की पढ़ाई और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वही दो अपने ब्लॉक्स रहेंगे, सेशन के दो चरण रहेंगे। पहला जो रहेगा वो राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और सेकंड जो रहेगा वो राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आप जुड़ जाइए फटाफट और अपन स्टार्ट करें आज का सेशन। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड से संबंधित। आप देखें ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको थोड़ी सी कम कर ली जाए भाई। क्लियर विजिबल है मोबाइल पे? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा है। और सवाल यह है कि निम्नांकित में से राज्य के किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति निम्नांकित में से राज्य के किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन है इसका। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है भाई कि निम्नलिखित में से किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति हो सकती है, ये आपको बताना है। तो देखिए राजस्थान, ये अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। जैसे ये ग्लोब है और ये जो रेखाएं होती है वो सारी अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से गोलार्ध में बांटती है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है वो इस तरीके से होती है, और देशांतर रेखाएं ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। बस इतना सा आपको बेसिक ध्यान रखना है। जिनको अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, अक्षांश उत्तर और दक्षिणी हो सकते हैं, अक्षांश कभी भी पश्चिमी और पूर्वी नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और देशांतर रेखाएं ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, उसके आधार पर हम किसी भी स्थान की स्थिति का ग्लोब में निर्धारण कर सकते हैं। अब जो अपना राजस्थान है, उस राजस्थान का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है वो देखिए, अक्षांशी विस्तार उत्तरी है और ये वाला भी कौन सा है? उत्तरी है। यानी कि राजस्थान जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता है तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है वो पूर्वी है, और ये भी क्या हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि देशांतर दोनों पूर्वी हो, एक पश्चिमी और एक पूर्वी भी हो सकता है। अगर मान लो किसी देश की स्थिति इस जगह पर आती है तो उसका एक जो स्थिति है वो पश्चिमी देशांतर हो जाएगी और एक स्थिति क्या हो जाएगी? तो पूर्वी देशांतर हो जाएगी। बहरहाल दोनों की स्थिति पूर्वी है या दोनों की स्थिति पश्चिम है। अगर किसी देश की देशांतर के मामले में, तो अगर दोनों स्थिति पूर्वी है तो वो पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, और दोनों स्थिति अगर पश्चिम में है तो वो पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांशीय स्थिति से वो किस स्थिति में आ रहा है? तो उत्तरी स्थिति में आ रहा है। यहाँ के अपना राजस्थान है भाई। और देशांतरी स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आ रही है, यानी कि राजस्थान यहाँ कहीं अपना आ रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्ट जो राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये क्लियर है कि राजस्थान जो है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से काफी ऊपर है। ठीक है, अब बात करें देशांतर की तो 69 डिग्री 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगा के राजस्थान आता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। करेक्ट। अब इससे क्या पता लग रहा है? ये पता लग रहा है कि राजस्थान जो है एक तो उत्तरी अक्षांश में है और एक पूर्वी देशांतर में, यानी कि राजस्थान यहाँ पर कहीं है। यानी कि जो स्थिति ग्लोब में राजस्थान की है वो कौन सी है? तो नॉर्थ ईस्ट है। प्रश्न जो अपना है इस तरीके से है कि निम्नांकित में से राज्य के किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति नहीं हो सकती। यानी कि राजस्थान का कोई भी स्थान है, वो स्थान जो है राजस्थान का वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में होना चाहिए। तो अब आप देखिए, ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो हो ही नहीं सकता। ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो सकता है क्योंकि 23 और 30 के बीच में आ रहा है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो नहीं सकता।
24 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो सकता है, क्योंकि ये 23 और 30 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक संभावना बनती है। ये तो बात हुई अपने अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखने की ऑप्शन को। अब बात करते हैं देशांतरी दृष्टिकोण। तो पूर्वी देशांतर सारे ही हैं, तो कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है कि राजस्थान जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब यहाँ देखेंगे आप 79 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। यहाँ देखेंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो संभावना बनती है। और ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पूर्वी देशांतर इस रेंज में आ ही नहीं रहा अपना राजस्थान का। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन सेकंड, यानी कि निम्नांकित में से राज्य के किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति हो सकती है। नहीं को काटा है, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें सवाल में, नहीं की जगह ये संभावना वाला सवाल हो सकता है। तो ये जो करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये किसी स्थान की राजस्थान में स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये उन्हीं उत्तरी अक्षांशों के बीच में है जिसके बीच में अपना राजस्थान है, और ये उन्हीं पूर्वी देशांतरों के बीच में है जिसके बीच में अपना राजस्थान है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन बी। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाने की संभावना हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है। देखिए, छतरी स्थापत्य का मतलब है कि वास्तुकला की कोई भी इमारत है जिसके ऊपर छतरी नुमा आकृति नहीं बनी है। तो क्या मंडोर के देवल ऐसे हैं, क्या गेटोर की छतरियां ही अपने आप में नाम ही आता है, कछवा शासकों की छतरियां हैं। फतेह गुंबद लिखा हुआ, इट मींस गोल अर्धगोलाकार शेप में कुछ न कुछ चीज बनी हुई है। तो आप देखेंगे चारों के चित्र मैंने लिए हैं। पहला जो है ये ऑप्शन जो दे रखा है आपके, ये मंडोर के देवल हैं भाई। ये जो है गेटोर की छतरियां, देखिए इसमें भी छतरी बनी हुई है, सब में मंडोर के देवलों में भी सब में छतरी बनी है। ये फतेह गुंबज है, तो इसमें भी गुंबज बना हुआ है छतरी नुमा। और ये जो है वो सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी में जो फव्वारे लगे हुए हैं उसमें छतरी नुमा कोई भी आकृति मोटे तौर पर नहीं है, कुछ फव्वारों में है लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो ये जो प्रश्न हुआ अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका सहेलियों की बाड़ी। क्या आप बता सकते हैं सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी, तो संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाई थी। क्या आप बता सकते हैं सहेलियों की बाड़ी में उस समय जब संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाई थी उस समय तो लाइट थी नहीं, तो फव्वारे कैसे चलते हैं। तो एक साइंस इसमें है पूरी कि फतेह सागर झील जो है वो हाइट में है, सहेलियों की बाड़ी थोड़ा सा डाउन स्टेप में है, और ग्रेविटी फोर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तेजी से पानी आता है और उस प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, तो फव्वारे चलते हैं। या उस समय था, आजकल तो सारी इलेक्ट्रिक व्यवस्था कर दी गई है। तो सहेलियों की बाड़ी में पानी की सप्लाई मध्यकाल में जब संग्राम सिंह सेकंड ने इसे बनाया था तो फतेह सागर झील के पानी को काम में लिया था, और ग्रेविटी फोर्स एक वैज्ञानिक तरीके से इस सहेलियों की बाड़ी का उन्होंने निर्माण किया था, और फव्वारे उसमें बिना लाइट के भी चला करते थे। तो ये जो आपके सामने चार स्थापत्य कला की जो पिक्चर दे रखी है उसमें आप देखिए, ये मंडोर के देवल हैं, ये गेटोर की छतरियां कछवा शासकों की, ये फतेह गुंबज है, और ये सहेलियों की बाड़ी है। तो इसमें सहेलियों की बाड़ी एक ऐसा स्थापत्य कला का स्थल है जहां पर छतरियां नहीं है भाई, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ, सहेलियों की बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है, यहां सही है, आपको सही आंसर देना है। नेगेटिव फॉर्म में ही ये सवाल है, जयपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है, इसका आपको सही आंसर देना है। पोथी चित्रण बिल्कुल है, पुराने पेपर्स में मैंने दिया है, ये आप पुराने सेशन देखिए। जिन्होंने आर्यन ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है वो आर्यन ऑनलाइन सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जयपुर चित्रशैली की विशेषता जो नहीं है वो लघु चित्रण है, पोथी चित्रण है, आदमकद चित्र भी है, और शैल चित्र, ये जयपुर चित्रशैली की विशेषता में नहीं आता है। करेक्ट आंसर हुआ इसका 4। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए किस जिले में पूछा है, यहाँ पर अगर क्षेत्र भी वो पूछे तो पूछ सकता है। क्षेत्र में इसका नाम आता है गोदवाड़ मारवाड़ क्षेत्र, गोदवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र, ये क्षेत्र है जहां पर सिरवी जाति पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ वो जोधपुर और पालिका एरिया। अब सिरवी जाति के बारे में देखिए, थोड़ा सा मैंने लिखा है इसमें, राजा राव धूहड़ दक्षिण के कोंकण कर्नाटक में जाकर अपनी कुल देवी चक्रेश्वरी की मूर्ति लाए हैं और उसे पचपदरा से करीब 7 मील पर नागाना गांव में स्थापित की, जिसे वे देवी नागणेची नाम से
प्रसिद्ध हुई। तो नागणेची जो माता है वो राठौड़ समाज की भी कुलदेवी मानी जाती है और सिरवी जाति की भी कुलदेवी मानी जाती है। सिरवी का समानार्थी शब्द सिरवैया है, जिसका अर्थ भूमि प्रबंध संभालने वाला या सीर में कृषि कार्य करने वाला होता है। यह सिरवी जाति है जो मूल रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई होती है। ये बेसिकली क्षत्रिय सारे, और ये राजस्थान में कहां पर मिलते हैं? तो गोदवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, और अगर जिले की बात आती है तो जोधपुर और पाली जिलों में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आराम से देखिए आप। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सुजस के सवाल हैं, पुराने एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो संभावना बनती है आगे आने की, वो सवाल हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन है जो आप अथा जी के दिन भर पढ़ते हो, माथा लगाते हो दुनिया भर की गाइडों में, दुनिया भर के चैनल्स में। एक छोटा सा रिफ्रेशर ये आपका सेशन होता है कि आपने जितना पढ़ा वो कितना आपको रिकॉल हो रहा है। तो सिरवी जाति से संबंधित ये सवाल आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा वापस अपन रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नांकित में से राज्य के किसी भी स्थान की कौन सी भौगोलिक स्थिति हो सकती है? ये नहीं जो है इसे काटना है, हो सकती है। तो इसमें विस्तार से आपको बताया कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में आता है, तो सारे ऑप्शन यही दे रखे हैं। अब किन उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है? तो 23-30 के बीच में आता है। तो 26 और 24 इसमें बनता है, क्योंकि 22 तो 23 से नीचे है और 40 जो है वो 30 के ऊपर चला गया। तो 2 और 4 में से कोई एक आंसर बैठेगा। अब हम देशांतर को देख लेते हैं, तो पूर्वी देशांतर दोनों है। अब देशांतरी विस्तार जो राजस्थान का 69 30 डिग्री से 78-17 मिनट तक है, इस रेंज में कौन सा आ रहा है? तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि तो बाहर निकल गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अलग टाइप का सवाल है भाई, अब ध्यान तो रखना ही है आपको। सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं, हर तरीके से आपको अपने तर्कश में सारे तीर रखने ही पड़ेंगे। कौन सा क्षत्रिय स्थापत्य का उदाहरण नहीं है? तो सहेलियों की बाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हुआ। इस बारे में बात हुई है। जयपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है, तो शैल चित्र नहीं है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है और अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो जोधपुर पाली क्षेत्र में पाई जाती है। गोदवाड़ क्षेत्र भी और मारवाड़ क्षेत्र भी इसके लिए हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दौलतराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है। अब बताइए आप इसका आंसर क्या है भाई? चुरू के हैं ये दौलतराम जी सारण, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हुए हैं ये, और चौधरी चरण सिंह जी और ये किसान जो लीडर रहे हैं उन्हीं के समानांतर इन्होंने काफी कार्य किए थे। फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, गांधीवादी, ये सारे इनके बारे में बोला जाता है। क्या किसानों के देवता हैं, क्या किसानों के लोह पुरुष माने जाते हैं, क्या किसानों की गांधी हैं, क्या किसानों के मसीहा हैं? तो दौलतराम जी सारण का करेक्ट आंसर जो है वो किसानों का मसीहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? आंसर दीजिए आप, इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, ये करेक्ट आंसर हुआ इसका, ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अक्षपटलिक 8वीं से 12वीं शताब्दी में प्रचलित अधिकारी का संबंध था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आरपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था ये। अक्षपटलिक, एक अक्षपटल लिखूं मैं, अगर अक्षपटलिक की जगह लिखूं मैं अक्षपटल, तो अक्षपटल का मतलब है डिपार्टमेंट, विभाग। इसका मतलब क्या हुआ? विभाग, जैसे जल संसाधन विभाग, गृह मंत्रालय, गृह विभाग। और अक्षपटलिक का मतलब हो गया उस विभाग में कार्य करने वाला अधिकारी या मंत्री। एक सेकंड के लिए अपन मान सकते हैं। तो आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। आय व्यय का हिसाब रखने वाला कार्यालय अगर ये होता तो वो हो जाता आपका अक्षपटल। क्या हो जाता? अक्षपटल। और आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी इसने कहा है, तो करेक्ट अक्षपटलिक इसने कहा है, तो आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग 1920, देखो यहाँ सन स्पष्ट लिखा हुआ है 1920, महाराणा द्वारा नियुक्त के सदस्य नहीं थे। हालांकि ये जो सवाल पूछा गया था इसमें सन नहीं आया था, पुराने पेपर से मैंने ये सवाल उठाया है, पर अब चूंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, जरा सी बात पर भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो स्पष्ट लिखने की कोशिश करते हैं आरपीएससी की किसी भी तरीके से भ्रम पैदा ना हो। ये पूरी कहानी बिजौलिया आंदोलन की आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। सबसे पहली एक कमेटी बनी थी हामिद हुसैन की अध्यक्षता में, जब स्टार्टिंग में गिरधरपुरा गांव में मौसर का कार्यक्रम और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 84-82 प्रकार की लाग बाग के संबंध में चिंता करते हैं, साधु सीताराम दास के पास जाते हैं और साधु सीताराम दास कहते हैं कि भाई आप महाराणा मेवाड़ के पास जाइए, वो कुछ समस्या का समाधान करेंगे। वहां घूमते हैं 4-6 महीने तक, तो महाराणा जी उनको मिलने का ही समय नहीं देते हैं, और उसके बाद वो हामिद हुसैन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन कर देते हैं, और वो जांच आयोग की रिपोर्ट जो होती है वो मानी नहीं जाती है, सब लिपापोती हो जाती है। फिर कृष्ण सिंह जी जो हैं वो बनते हैं, चमरी बराड़ का मैटर आता है और चमरी बराड़ वापस लेना पड़ता है। साधु सीताराम दास जी उस समय लीडरशिप कर रहे होते हैं, प्रारंभिक आंदोलन के नेता माने जाते हैं, ये किसान आंदोलन की पहली विजय भी मानी जाती है। उसके बाद पृथ्वी सिंह जी आते हैं भाई, तो कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह, भगवान कृष्ण का पृथ्वी पे अवतार हुआ, ये क्रम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह नया जब बनता है तो एक तलवार बंधाई, पेश की, अदायगी, हुजूर थी, नजराना, इस तरीके के कई सारे शब्द होते हैं। सबका एक ही भाव है सॉरी, कि जब कोई नया उत्तराधिकारी आएगा तो उसका टैक्स आपको आगे पहुंचाना होगा, और वो जो बीच का जो व्यक्ति होता है जिसको टैक्स देना होता है, वो सारा टैक्स जो होता है वो अपने निचले वाले समूह पर डाल देता। तो तलवार बंधाई की रकम का सारा भार पृथ्वी सिंह ने किसानों पर डाल दिया, माहौल खराब हुआ, सारी कहानियां हैं लंबी चौड़ी। 1919 में एक आयोग 1919 में एक जांच आयोग बैठता है बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जिसमें अफजल जी, अली हाकिम जी और अमर सिंह जी राणावत जी भी होते हैं। तो इस तरीके से तो नाम इसमें कोई है नहीं। उसके तुरंत बाद 1920 में एक जांच आयोग और गठित होता है, और उस जांच आयोग में मेहता तखत सिंह जी होते हैं, पंडित रमाकांत मालवीय जी होते हैं और राव बेदला जी भी होते हैं, और इस जांच आयोग में माणिक्यलाल जी वर्मा नहीं होते हैं। यहाँ द्वितीय जांच आयोग लिखा है, पर मैंने स्पष्ट रूप से सन भी लिखा है, वास्तव में ये तृतीय जांच आयोग है, क्योंकि पहला तो हामिद हुसैन कमेटी थी। पर जांच आयोग की बात करें तो दूसरा अपन कह सकते हैं, क्योंकि पहली तो कमेटी थी। पर देखो हामिद हुसैन कमेटी है, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी है जो 1919 में बनी थी, और एक 1920 में एक ये कमेटी और बनी थी। तो क्रम तो बकायदा 3 का आ रहा है इसमें। तो एनीवे सन इसमें लिखा हुआ है जो आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है। माणिक्यलाल वर्मा कभी भी बिजौलिया किसान आंदोलन में जांच आयोग के सदस्य नहीं रहे। हाँ, ये बात ठीक है कि वो सरकार की तरफ से एक नुमाइंदे जरूर थे समझौता कराने के लिए, लेकिन ये जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से स्टार्ट हुआ था, 1941 में जाके कंप्लीट हुआ। 44 साल तक संघर्ष करा किसानों ने, तब जाके सफलता उन्हें मिली। हालांकि भारत का पहला किसान आंदोलन नील आंदोलन है, जिसके बारे में हमने बात पहले के सेशन में की है, जो 1858 में बंगाल में चलता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास की लीडरशिप में, नील दर्पण में भी उसके बारे में लिखा है कहानी नाटक के अंदर। और यह है राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जहां धाकड़ किसानों ने विभिन्न प्रकार की लाग बाग के विरोध में यह जबरदस्त आंदोलन किया था, जो अलग अलग चरण में चला। प्रारंभिक नेता, मध्यकाल में, मिडिल सेशन में नेता और उत्तरार्ध में नेता, हर बार अलग अलग नेता रहे, लेकिन फिर भी जो प्रसिद्धि मिलती है वो विजय सिंह जी पथिक को ही मिलती है। बिजौलिया किसान आंदोलन के सर्वे सर्वा तो उन्हीं माना जाता है। लाग बाग के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? लाग बाग टैक्स किस प्रकार का टैक्स माना जाता है? नियमित भू राजस्व के अतिरिक्त लिया जाने वाला कर। क्या बोलेंगे लाग बाग को? रेगुलर टैक्स तो उनको देना ही है, उसके अलावा मर्जियाई जो टैक्स उन पर थोप दिया जाता था। राजघराने में महारानी ने चूड़ा धारण किया है तो चूड़ा लाग लगा देते थे, जाजम लाग लगा दी, खिचड़ी लाग लगा दी, कुछ भी, तलवार बंधाई की लाग लगा दी। जचे जो चमड़ी बराड़ विवाह का टैक्स था, अगर आपके विवाह है तो भी आपको ठिकाने में जाके 5 रुपए का टैक्स आपको जमा कराना पड़ता था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, बिजौलिया के संदर्भ में राजस्थान वालों को, या जो भी राजस्थान जीके में इंटरेस्टेड है उनको जानकारी के लिए, कि आज भी ये परंपरा बन गई है, जो उस समय की एक बुराई थी। तो एक सिस्टम है अपने यहाँ के कल्चर में कि हम कई बार उसको परंपरा के रूप में ले लेते हैं। 1 रुपए का सिक्का आज भी, जब बिजौलिया की फैमिली में किसी का भी जब विवाह होता है तो 1 रुपए का सिक्का आज भी ठिकाने में दिया जाता है। ये एक परंपरा के रूप में दिया जाता है, कोई दबाव, कोई जबरदस्ती नहीं है, उसको एक रस्म के रूप में आज भी
निर्वाह किया जाता है, पर ये उस समय जो था वो एक बोझ था और इसी के खिलाफ जनता किसान खड़े हुए थे। और ये जो 1920 में महाराणा द्वारा नियुक्त जांच आयोग जो था उसमें माणिक्यलाल जी वर्मा, इन्होंने पंछड़ा गीत लिखा था इस मूवमेंट के अंदर, और ये सरकारी नौकरी को त्याग पत्र मूवमेंट से जुड़े थे। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा विजोलिया पर की जा सकती है और हमने कई बार शॉर्ट में की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, आप देंगे आंसर इसका। सुमिलित करना है 7 बहनों का मंदिर, 12 भाइयों का मेला, सास बहू का मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आप आंसर देंगे इसका। 7 बहनों का मंदिर, 12 भाइयों का मेला। ये 12 भाइयों का मेला चर्चा की थी। 12 जातियां थी, भाई के रूप में 12 अलग अलग जातियों के लीडर होते थे, तो वो सब आपस में भाईचारा रखते थे। एक पंथ निरपेक्षता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। सास बहू का मंदिर ये नागदा उदयपुर में है। वैसे सहस्त्र बहू का मंदिर था पहले ये। फिर सास और बहू, टिपिकल इंडियन कल्चर, एक जगह पर शांति से रह नहीं सकती, मंदिर में भी पूजा करने में समस्या होती थी, तो सास का मंदिर अलग कर दिया और बहू का मंदिर अलग कर दिया, मतलब सास और बहू के मंदिर के नाम से वो मंदिर फेमस हो गया। और 7 सहेलियों का मंदिर, तो करेक्ट आंसर आपको देना है इसका। तो 7 बहनों का जो मंदिर है वो आएगा अपने सामोद जयपुर। 12 भाइयों का जो मेला लगेगा वो बाड़ी धौलपुर में लगेगा। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है और 7 सहेलियों का मंदिर जो है वो झलरा पाटन में है। तो ए का जो ऑप्शन हुआ 7 बहनों का मंदिर, सामोद जयपुर, 12 भाइयों का मेला, बाड़ी धौलपुर, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर और 7 सहेलियों का मंदिर झालरा पाटन झालावाड़। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। देखिए झालरा पाटन में जो मंदिर है उसमें एक मंदिर है कच्छप घाट शैली का मंदिर। आप सर्च करिएगा ये कच्छप घाट शैली क्या होती है। स्थापत्य कला पे जब अपन चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। भूमि शैली है, महामाल शैली है, महामारू शैली है, कच्छप घाट शैली है, ये सब स्थानीय शैलियां थी राजस्थान की जो आती थी नागर शैली के ही अंतर्गत। अब आपको करेक्ट आंसर मिला इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। पाएगा क्या होता है? ये पाएगा जो है वो घोड़े बांधने का स्थल है। करेक्ट आंसर इसका हुआ घोड़े बांधने का स्थल। रणमल का बेटा राव जोधा पाएगा स्थल पर काम कर रहा था। इन बिटवीन रणमल की मृत्यु होती है और उसको सूचना दी जाती है। जब उसको सूचना दी जाती है तो वो पाएगा स्थल पर ही काम कर रहा होता है। घोड़ों को ही वो कुछ चारा वारा खिला रहा होता है या जो भी काम कर रहा होता है। तो एक डोम जो होता है, डोम का मतलब है सूचना देने वाला कि भाई चूंडा अजमल आवीगा मांडू हु धक आग। चूंडा और अजमल मांडू चले गए थे, उनको देश निकाला मिला था, मांडू से वो वापस आ गए थे। चूंडा अजमल आवीगा मांडू हु धक आग, जोधा रणमल मारीगा। जोधा रणमल मर गया है, तू भाग सके तो भाग। इस तरीके का डोम जो है वो कहावत के रूप में उसको एक सूचना देता है। चुंडा अजमल आवीगा मांडू हु धक आग, जोधा रणमल मारीगार भाग सके तो भाग। उसी घोड़े बांधने के स्थल पाएगा से जोधा घोड़े पर बैठता है और मारवाड़ की तरफ भागता है। अब मारवाड़ में उसको हड़बूजी मिल जाते हैं। ये पूरी कहानी जो है इतिहास में विस्तार से आपको बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ रियासत में रायका शब्द किससे संबंधित है? देखिए रायका रेबारी जनरली हम पशु चराने वाली जातियों के रूप में लेते हैं। यहाँ ऑप्शन बड़े सिंपल दे रखे हैं, लेकिन यहाँ भेड़ चराने वाले, ऊंट चराने वाले और थोड़ा सा इस तरीके से होता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। ऑप्शन बड़े आसान दे रखे हैं यहाँ कि ऊंट चराने वाला राजकीय कर्मचारी, समाज सेवा करने वाला व्यक्ति, गायों का बाड़ा और पैर छूने की एक रस्म। तो आपने जसवंत सिंह जी प्रथम के दरबार में आस्करण जी, दुर्गादास राठौड़, नेतकंवर जो आस्करण जी की वाइफ थी, कहानी मारवाड़ के इतिहास में सुनी होगी। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आस्करण जी उनकी पत्नी में बनी नहीं, पत्नी का नाम नेतकंवर था। वो अपने बेटे दुर्गादास राठौड़ को लेकर गांव चली जाती है और गांव में वो अपने खेत वेत पे काम कर रहा होता है। तो एक रायका व्यक्ति उस खेत के पास आता है और रायका जो होता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो ऊंट चराने का काम मारवाड़ में करते थे। उससे क्या बोलते थे? रायका बोलते थे। तो उस रायका और दुर्गादास राठौड़ की आपस में कुछ बातचीत होती है और रायका जो है वो मेहरानगढ़ किले का और राजा का थोड़ा सा अपमान सा कर देता है और ढोला ढूंढा नाम से मेहरानगढ़ किले को संबोधित करता है कि बिना छप्पर वाला किला, इस तरीके से। तो दुर्गादास राठौड़ को यह चीज सहन नहीं होती और वो उसका वहीं पर मर्डर कर देता है। जब पता चलता है जसवंत सिंह जी को कि भाई एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी एक आदमी ने, जनता के किसी व्यक्ति ने, तो पेशी होती है, दरबार में उसको बुलाया जाता है।
और उस समय आस्करण जी भी दरबार में बैठे हुए हैं। आस्करण जी को ने ये बताया ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। दुर्गादास राठौड़ ने भी इस प्रकार का कोई भी भाव परिचय नहीं दिया कि भाई मेरे पिताजी भी जो है वो दरबार में बैठे हुए हैं, बातचीत चलती है। दुर्गादास जी कहते हैं कि मेरे मालिक का और मेरे किले का जो भी अपमान करेगा मैं उसका यही हश्र करूंगा। तो जसवंत सिंह जी को तो एक तरीके से अंदर ही अंदर आनंद आ जाता है कि यार इस तरीके का आदमी तो दरबार में होना चाहिए, कहा ये बाहर घुमा रखा है इसको। तो फिर बाद में सारी चीजें पता चलती है, तो दुर्गादास जी राठौड़ को फिर बाद में वो अपने दरबार में रख लेते हैं। और जब नॉर्थ वेस्ट जब वो अभियान पे जाते हैं ईरान क्षेत्र में, अफगानिस्तान क्षेत्र में, तो दुर्गादास राठौड़ भी उनके साथ होते हैं और स्वामी भक्ति का जबरदस्त परिचय देते हैं। और फिर अजीत सिंह जी राठौड़ और फिर रूपाधाय और गोराधाय और किससे सारी कहानियां आप सबको इतिहास में पता है। तो रायका शब्द जो है बेसिकली करेक्ट आंसर इसका तो ऑप्शन ए हुआ। ये बहुत आसान ऑप्शन दे रखे हैं, उस आधार पर ऊंट चराने वाला राजकीय कर्मचारी है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर आपको चरवाहों से, चराने वालों से संबंधित ऑप्शन दे दिए तो भी आपको करेक्ट आंसर इसी पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा सर्वत्र इसे कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, फटाफट दीजिए आंसर इसका। इसमें एक ऑप्शन में और लिखता हूं, चलो आसान सीधे रखें, जोसर लिख देता हूं मैं इसमें। एक पांचवा ऑप्शन यह नाम से जोसर और एक लिखा हुआ मोसर। तो मृत्यु भोज का मतलब हुआ मोसर, करेक्ट आंसर है। और कई बार मृत्यु से पहले ही भोज करा दिया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, जोसर बोलते हैं। तो ये प्रचलन में था, अब तो काफी चीजें धीरे धीरे समाज इसको बुराई के रूप में ले रहा है और वास्तव में ये बुराई भी है। अकबर का किला निम्न में से किस नगर में है? तो अकबर का किला ये 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और नागौर दरबार लगाने के बाद ही उसने एक तो शुक्र तालाब वहां पर बनवाया था और देन उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के सम्मान में एक इमारत का निर्माण करना था, उन्हीं की ओर मुंह करके। तो उन्होंने अजमेर में उसी फेसिंग में किला बनाया जिसे अकबर का किला कहा जाता है। ये अकबर का किला जो है वो स्थल दुर्ग है पूरी तरह से। कैसा किला है ये? जो फेमस अकबर का किला है वो तो यही है, स्थल दुर्ग, और पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है ये। और मुगल शैली और राजपूत शैली में क्या अंतर होता है? तो राजपूत शैली के किले जो होते हैं वो ज्यादातर जिनके परकोटे पहाड़ों पर बने हुए होते हैं और आर्किटेक्ट उनका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें मेहराब और मीनारों का प्रयोग ज्यादा होता है। स्थल दुर्ग है तो ऊंचे ऊंचे इसके परकोटे होते हैं। राजपूत शैली के ज्यादातर किलों में पहाड़ों स्थल का चयन किया जाता है, तो मुगल शैली में बना हुआ है, स्थल दुर्ग है। और मध्यकाल में अंग्रेज जब भारत में आ गए थे, आधुनिक काल में, आधुनिक काल के स्टार्टिंग का जो काम था उस समय इससे इस तरीके से शस्त्रागार के रूप में काम में लिया था, इसलिए इसको मैगजीन भी नाम दे दिया। अंग्रेजों ने इसको मैगजीन नाम दिया, शस्त्रागार। इसी मैगजीन को लूटने की प्लानिंग की थी रासबिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति के रूप में, और उसी संदर्भ में विजय सिंह जी पथिक जो है वो राजस्थान आते हैं। सचिंद्र शानियाल प्रभारी होते हैं, विजय सिंह जी पथिक को अजमेर के खरवा ठाकुर राव गोपाल सिंह जी खरवा की सहायता के लिए भेजा जाता है। अब अभी आज की तारीख में ये जो किला है वो राजपूताना संग्रहालय के रूप में काम में लिया जा रहा है। किस रूप में? राजपूताना संग्रहालय। तो ये जो किला है वो कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ अजमेर में, और इसी के पास में कढ़ी कचौरी की बड़ी फेमस दुकान है अजमेर की प्रसिद्ध। कभी आप जाएं तो आप देखें पुरानी मंडी का एरिया जहाँ किताबें मिलती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का किला करेक्ट आंसर हुआ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कन्नौज का सिंहासन निम्न में से किस संग्रहालय में स्थित है? ये कन्नौज का जो सिंहासन है ये कन्नौज को लेकर 3 पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 शक्तियां थी भारत की कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर। हालांकि ये पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है। यहाँ आपको सिंपल प्रश्न पूछा है कि कन्नौज का सिंहासन निम्न में से किस संग्रहालय में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लालगढ़ एवं जूनागढ़ संग्रहालय बीकानेर। लालगढ़ एवं जूनागढ़ संग्रहालय बीकानेर, कन्नौज का सिंहासन इसी संग्रहालय में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जाति में आशय है? सत्य बोलना, ये ध्यान रखना। कोई भी मैटर जब होता है तो इस तरीके से उनसे उनकी विश्वसनीयता के लिए उनके द्वारा जो बात की जा रही है कि उसमें कितनी विश्वसनीयता है, तो ये हाकिम राजा का प्याला उसको पिलाते हैं और इसका मतलब है सत्य बोलना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सेशन था अपना आज का राजस्थान ट्रेडिशनल क्वेश्चन का, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स का। आप सब जुड़े रहिए, और जिन्होंने भी आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो इन प्रश्नों का लाभ लेना चाहते हैं लगातार,
तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि सरस्वती को जितना आप शेयर करोगे उतना आपको उससे लाभ मिलेगा। तो मन में ये विचार बिल्कुल मत लेकर आओ कि मुझे लाभ मिल रहा है तो मेरे सामने वाले को क्यों मिले, कंपटीशन एग्जाम है उसको भी फायदा होगा। तो इस तरीके से सोचने वाले का तो कन्फर्म में पहले नंबर आना नहीं है। तो शेयर आप जितना करेंगे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अपना आ रहा है शुरू, वो राजस्थान का करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। और इस क्रम में जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पार्ट 2 राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सेशन। आप जुड़ जाइए सभी। ब्रेक के बाद दूसरा सेशन अपना स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और बहुत अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसके बारे में बताना है। केंद्रीय जल आयोग ने किस नहर परियोजना के चरण फर्स्ट में डाटा अधिग्रहण आधारित स्वचालन के लिए एक तैयार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर है इसका गंग नहर परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें लगभग 1154 करोड़ रुपए का खर्चा है और गंग नहर परियोजना से संबंधित ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी इसमें हाल ही में मंजूरी मिली है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना फीसदी उत्पादन राजस्थान में हो रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ग्रीन एनर्जी से संबंधित अक्षय ऊर्जा निगम इस बारे में, इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। अक्षय ऊर्जा निगम से संबंधित हमने कई बार चर्चा पहले की है। 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। RREC की रेडा, REDA और RSPCL को मर्ज करके इसको बनाया था। तो राजस्थान जो है वो सौर और पवन ऊर्जा के मामले में लगातार भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल है और पूरे देश का 20% सौर जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जो है वो अकेला राजस्थान उत्पन्न कर रहा है। ये डेटा आपको बता रहे हैं। पवन सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य में पहला राजस्थान है और सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका गुजरात, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये चारों जो राज्य हैं वो कोस्टल एरिया के राज्य, तटीय राज्य हैं और राजस्थान जो है वो लैंडलॉर्ड राज्य है। लेकिन फिर भी डेजर्ट की वजह से हमको ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में काफी बढ़ोतरी मिली हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोयले से बिजली उत्पादन के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना मुफ्त स्मार्टफोन योजना में कितने चिरंजीवी परिवारों को मुफ्त फोन देने की तैयारी है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में कितने चिरंजीवी परिवारों को मुफ्त फोन देने की तैयारी है? इसका करेक्ट आंसर है 1.35 करोड़। 1.35 करोड़, ऑप्शन सी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? एक ट्रिब्यूनल बनाया है इसके लिए राजस्थान सरकार ने और इस ट्रिब्यूनल की जो मंजूरी मिली है वो 27 अगस्त 2022 को मिली है। ये डेट भी आप लिखें, 27 अगस्त 2022 को इस ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिली है। अब आपको ये बताना है कि ये जो गठन है उस जो प्राधिकरण का पूरा नाम क्या है। मैं आपको हमेशा रिपीट कर रहा हूं कि व्यक्ति के नाम को भी तोड़ मरोड़ के दिया जा सकता है, लगेंगे चारों सही है, कुमार लगा दिया, लाल लगा दिया, सिंह लगा दिया। समझदारी से ध्यान से आप पढ़िए उसको। और आपको योजनाओं को भी एक ही तरह की योजनाओं के चारों ऑप्शन में आपको नाम मिलेंगे, तोड़ मरोड़ के नाम दे दिए तो पढ़ने के बावजूद भी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इसका एक्चुअल नाम क्या है। पढ़ावा तो यार सारे जैसे लग रहे हैं। ये बहुत सावधानी से आपको इस चीज को पढ़ना है। क्या राजस्थान सोशल एंड रिसर्च ऑडिट अथॉरिटी का नाम है? क्या राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटीज का नाम है? राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट एजेंसीज का नाम है? या सोशल एंड रिसर्च अथॉरिटीज का नाम है? आपको ये बताना है। इसकी मंजूरी मिली थी 27 अगस्त 2022 को। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से है? बहुत अच्छा सवाल है ये।
वो बच्चियां जो पढ़ नहीं पाती है उनकी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चालू की है। मैंने आपको बताया था कि अभी ये डेटा आए हैं 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात वाले, उसमें राजस्थान बहुत ही पॉजिटिव रहा है। राजस्थान ने बहुत अच्छा अपना वो परफॉर्मेंस दिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर वो बढ़ा है। इवन बहुत अच्छा फेवर में लिंगानुपात आया है। महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है पुरुषों की संख्या के 0 से 6 लिंगानुपात के मामले में। तो इसी तरीके की जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है उसके जो रिजल्ट्स है वो हमको धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। तो ये आरएस मेंस में सवाल आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मानव विकास सूचकांक में ये जो पिछड़ापन था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, इसके पक्ष में आप आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, इस टिप्पणी लिखिए। तो ये सब चीजें आपको फैक्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। तो राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से, क्या प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, क्या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, क्या उच्च शिक्षा से संबंधित है, क्या उच्च माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूजी, पीजी और अन्य कोर्सेज के लिए करेक्ट आंसर हुआ इसका उच्च शिक्षा। आप देखिए योजना के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती। देखिए कॉलेज एजुकेशन आ रहा है इसमें और हायर एजुकेशन इसमें आ रहा है। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये हो जाएगा अपना कॉलेज शिक्षा और उच्च शिक्षा। यही ऑप्शन आपको मिले थे। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय राज्य के राजकीय संस्थान वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। अब बाकी ये सीट्स जो लिखी हुई इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप ये फैक्ट जरूर ध्यान रखेंगे कि उच्च शिक्षा से संबंधित है, बजट में इसका प्रावधान था। ऐसा भी सवाल आ सकता कि कौन सी योजना का प्रावधान इस 22-23 के बजट में नहीं था, पूर्व बजट की योजना थी जिसे इस सेशन में लागू किया गया है। तो बहुत अच्छे से एनालिटिकल तरीके से सारी चीजों को आप पढ़िए और यही आपको सफलता दिलाएंगे एग्जाम के अंदर। पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने स्कूल शामिल होंगे, ये आपको इसका आंसर बताना है। महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री योजना। इसमें प्रत्येक ब्लॉक से दो विद्यालयों का चयन होगा। प्रत्येक ब्लॉक से दो विद्यालयों का चयन। एक विद्यालय जो होगा वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित होगा और एक दूसरा विद्यालय जो होगा वो माध्यमिक सेटअप का होगा। हर ब्लॉक से, प्रत्येक ब्लॉक से दो विद्यालय का इसमें चयन होगा। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें, ये बड़ा काम का फैक्ट है। ये जो पोर्टल है वो भी स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर से। अब आपको इसका आंसर देना, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका 716716 ऑप्शन बी। इसके बारे में कुछ लिखा है, अब देखिए। पीएम श्री योजना प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान की है और राजस्थान के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। अब गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, योजना जो है वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की है। तो अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप खुद समझ आइए सवाल आने की संभावना इसमें कितनी है। नेक्स्ट सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का संबंध है। बहुत अच्छा सवाल है। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का संबंध है, बहुत अच्छा सवाल है। बताइए। होनहार बच्चों को निःशुल्क वैज्ञानिक शिक्षा, होनहार बच्चों को निःशुल्क भ्रमण, होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति, होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये एक योजना शुरू की है एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का संबंध। तो देखिए व्यक्तित्व का विकास भ्रमण करने से अच्छा होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी होता है, ये आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ होनहार बच्चों को निःशुल्क भ्रमण। अभी निःशुल्क भ्रमण कहाँ है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये 10 डेज का भ्रमण होगा और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये अन्य राज्य में होगा।
ऐसा नहीं कि पड़ोस का ही किसी मंदिर किले को दिखा दिया, तो अदर स्टेट्स में लेकर जाएंगे। होनहार बच्चों को कितने दिन का प्रोजेक्ट है ये, तो 10 दिन का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किस स्तर पर समस्या समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किस स्तर पर समस्या समाधान के शिविर लगाए जाएंगे? इसका आपको सही आंसर देना है। यस, करेक्ट आंसर हुआ इसका तहसील स्तर पर, ऑप्शन सी। थोड़ा सा नोट्स लिखें आपके स्क्रीन पर, आप देखें विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा 27 सितंबर 2022 से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डेट आप ध्यान रखेंगे। इसमें विशेष योग्यजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस तरीके का एक योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? कोटड़ा ट्राइबल महोत्सव, पूरा नाम है इसका कोटड़ा ट्राइबल महोत्सव। देखिए, जीके को तार्किक रूप से पढ़िए, किस्से कहानियां अपनी जगह उसका महत्व है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन वो एक इंटरेस्ट क्रिएट से संबंधित चीज है। बाकी फाइनली आपको उन्हीं कहानी किस्सों को भी तार्किक रूप से ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐतिहासिक घटना है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है भारत की राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में, उसके आजू बाजू की सारी घटनाएं, आसपास की सारी रियासतों के बारे में, तो तार्किक स्टडी करेंगे तो आप अच्छा सा गोल करेंगे। कंपटीशन बड़ा टफ होते जा रहा है, प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के जब आ रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तक में जब प्रश्न इतने कठिन आ सकते हैं, तो आप सोचिए, घबराने की कोई बात नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगातार पढ़ते रहिए और तार्किक तरीके से पढ़िए। हंसी मजाक और शेरो शायरी में अपना टाइम अनावश्यक खराब मत करिए। तो कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? इसका आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर है 27 सितंबर 2022 को कोटड़ा ट्राइबल महोत्सव है ये एक्चुअली। और ये जो महोत्सव है वो आदिवासियों, ये ग्रामीण पर्यटन से संबंधित है। एक तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में नए पर्यटन को विकसित करने के लिए इस प्रकार का कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आप सब जुड़े रहिए। ऑप्शन सी आया जो गलत आया है भाई। सारे फैक्ट, चीजें सारी की सारी आपने पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज आपको बता रहा हूँ। किताबों में सब लिखा हुआ है, बहुत सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स बाजार में आती है, कई सारे चैनल्स पे सारी चीजें आती है। मेरा प्रयास है कि उन फैक्ट में से प्रश्न कैसे निकल के बाहर आते हैं। 20 साल का हमको अनुभव है, लंबा अनुभव है, और बहुत अच्छे अच्छे सेशन हमने लिए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, बहुत सारे विभाग में काम कर रहे हैं। तो ये अनुभव जो है वो हम आप लोगों के साथ इस ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। हमें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि अब हम थोड़ा सा राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी छात्रों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुए हैं, जो हमारी शुरू से काफ़ी इच्छा थी। भीलवाड़ा क्षेत्र में हम लोग 20 साल से लगातार अपना ये कार्य कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कोटड़ा ट्राइबल महोत्सव ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट जो हुआ था ये 27 सितंबर 2022 को हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण कब व कहां किया गया? पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का, देखिए पिनाका MKI मिसाइल ये एडवांस वर्जन है भाई। आप इसका आंसर बताओ। और एक पिनाका MKI, ये इस मिसाइल का भी टेस्ट हुआ था। तो क्वेश्चन में एडवांस वर्जन का पूछा है, MKI पिनाका के बारे में नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर इसका पिनाका मिसाइल एडवांस वर्जन। अब यही मैं पूछता पिनाका MKI का टेस्ट कब हुआ, तो इसका आंसर अलग है। इसका आंसर है 7 अप्रैल 2022। अब आपने पिनाका तो पढ़ लिया, पर MKI और एडवांस वर्जन को क्लियर नहीं किया, डिफरेंस को, तो लफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण कब हुआ, तो 27 अगस्त 2022 को। कहां, तो जैसलमेर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अगर वो पूछे पिनाका MKI मिसाइल का टेस्ट कब हुआ, तो 7 अप्रैल 2022 को हुआ था, और इसका टेस्ट भी कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर में ही हुआ था। तो ये दोनों वर्जन अलग अलग हैं, एडवांस वर्जन और MKI। तो एडवांस वर्जन का पूछेंगे तो आपको ये डेट देनी है, और MKI पूछेंगे तो आपको ये डेट देनी है। पिनाका दोनों में
कॉमन है, तो ये कॉमन शब्द को लेकर आप गड़बड़ मत कर देना, इसका उसमें कर दिया और उसका इसमें कर दिया, जल्दीबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर व जोधपुर में होने वाली बायर सेलर मीट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित है? इसमें जो उत्पादन करने वाले हैं और जो खरीदार हैं उन दोनों का सीधा संवाद करवाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। इसमें ब्लू पोट्री है या हैंडलूम है या हैंडीक्राफ्ट है या एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं या खाद्य सामग्री जो है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान में, उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने वालों और उन प्रोडक्ट्स को खरीद करने वालों का डायरेक्ट एक मीट कार्यक्रम किया गया है, बायर सेलर मीट का कार्यक्रम किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम किया जयपुर और जोधपुर में किया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स, और जयपुर और जोधपुर दोनों फेमस है, खाद्य सामग्री के मामले में भी लगभग दोनों ही फेमस है, जोधपुर तो खैर नंबर 1 पे आता ही है इसमें। तो ये जो कार्यक्रम किया गया वो कौन कौन सी एजेंसियों ने इसमें इसको सफल किया? तो केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकार, या राज्य सरकार और जिला प्रशासन, केंद्रीय एजेंसी और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और जिला उद्योग। देखिए हम पढ़ते हैं वही वाली बात, ध्यान से पढ़ना जरूरी है, एजेंसी तक का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो जयपुर व जोधपुर में होने वाली बायर सेलर मीट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो केंद्रीय एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ, ब्लू पोट्री, इस तरीके की जो चीजें, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में क्या अंतर है ये आपको मैंने बहुत पहले एक सेशन में बताया था। अब वो कौन से सेशन में बताया था, चौथे, पांचवें, छठे, तो आप देखिए एक एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे अपलोडेड वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप उसका लाभ लीजिए। यही अपने आप में आपके संपूर्ण नोट्स हैं, विश्लेषणात्मक व्याख्या हो रही है एक एक सवालों की, करंट अफेयर्स की भी और ट्रेडिशनल जीके की भी, तो आपको सारी चीजें क्लियर, और योजनाओं के द्वारा तो आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है सारी की सारी वो अच्छे से क्लियर हो जाती है, और जो डाउट्स होते हैं, जो डर होता है, वो भी बाहर निकल जाता है यदि आप उन योजनाओं के सवाल को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रैक्टिस में आते हैं। तो आप जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेगुलर हम 5 बजे चैनल से जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के सवालों को लेकर, और हमारा इंडिया वर्ल्ड का सेशन अब शुरू हो रहा है, हमने अपलोड करने वाले हैं सारे के सारे जो वॉल्यूम है अपने, और आप जुड़िए। कुछ डिमांड आई है कि सेकंड ग्रेड में जो एसएस में और आरएस में जो मेंस में जो ग्रीक एथिक्स के बारे में जो सवाल आते हैं उसके बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों का एक थोड़ा सा डिमांड आया है। तो नेक्स्ट सेशन में वेस्टर्न फिलोसॉफी में सुकरात और उसकी एथिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सुकरात की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम इसी में रहते हैं भाई, तो प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायत एवं नगरीय वार्ड में कब चिरंजीवी स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया? तो देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ ये, तो ये एक डेट है, ये हमेशा आयोजन होते रहेगा। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये भी है कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो प्रदेश में कब लागू हुई थी, और उस लागू होने के बाद स्थानीय लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अब ग्राम पंचायतों में और नगरीय वार्ड में आयोजन सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड सभाओं में 2 अक्टूबर 2022 को चिरंजीवी सभा का आयोजन किया गया। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। तो इसी योजना के प्रचार प्रसार के लिए, नागरिकों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये इस स्तर पे इस योजना को एक सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये सभी को जानकारी भी होनी चाहिए, और जिन्हें आप अपने बड़ों को और अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, सबको बताएं कि सड़क व परिवहन मंत्रालय ने फ्रंट सीट के साथ ही पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब ये जो तारीख है वो कब से है ये आपको चीज बतानी है। पहले चालान 150-200 रुपए का होता था तो सहन भी हो जाता था, हालांकि चालान तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छे नागरिक की ये निशानी नहीं है, पर आजकल तो चालान की राशि भी हजारों रुपए में हो गई है। तो क्यों हम अपना चालान कटवाएं, पर चालान से बचने से ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को बचाना। साइरस मिस्त्री वाला केस हुआ था अभी, और टाटा के जो पूर्व चेयरमैन रहे थे उनकी डेथ हो गई थी, और कारण सिर्फ इतना सा था कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई वो बच गए, और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई वो पीछे बैठे हुए होने के बावजूद भी मारे गए। तो अब इस सीट बेल्ट को लगाना भी सरकार ने कंपलसरी कर दिया है, और ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 27 सितंबर 2022। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन जो है आप देखें, ये पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद
27 सितंबर 2022 को परिवहन विभाग राजस्थान सरकार ने भी कार में फ्रंट सीट के साथ ये पिछली बैक सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटर नियम 1986 के नियम 125 के अनुसार M1 श्रेणी के वाहन, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये तो आपको ध्यान है 86 वाला, कांस्टेबल में स्पेशली ध्यान रखना है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों में। और M1 श्रेणी के वाहन ये भी स्पेशली ध्यान रखें। ये वाहन कौन से हैं? चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीटर यात्री वाहन, ये M1 श्रेणी के वाहन होते हैं। और इसमें जो भी यात्री जिस दिशा में वाहन जा रहा है उस दिशा में अगर बैठा है तो उसको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है तो उसको सीट बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रियर सीट पर बैठक यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो M1 श्रेणी के वाहन हो गए, राजस्थान में भी इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका 27 सितंबर 2022। बहुत अच्छा सवाल है, 27 सितंबर 2022 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए। जयपुर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, अरे ये तो आंसर कमाल हो गया, ये तो आंसर भी इसी में डाल दिया इसका तो चलिए फायदा हो गया आप लोगों को। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस प्रदेश में कहाँ है? तो जयपुर में है भाई, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। जयपुर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस प्रदेश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी का म्यूजियम वगैरह सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10 सितंबर 2022 को जयपुर में उपभोक्ता संगठनों का कौन सा राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। 10 सितंबर 2022 को जयपुर में उपभोक्ता संगठनों का कौन सा राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ? इसका आंसर आपको देना है। यस, इसका करेक्ट आंसर है 4th। 10 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ। सम्मेलन का विषय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति, ये इसका की वर्जन हो गया, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। ये था अपना आज का सेशन। कल हम नहीं ले पाए, कारण बताया था, भीलवाड़ा में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थोड़ी सी आ गई थी। जनता ने, भीलवाड़ा की जनता ने बहुत ही धैर्य का, संयम का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया। माहौल अब थोड़ा सा शांत है। सरकार ने घोषित समय से पहले ही नेट को स्टार्ट किया था। 4:20 पे सूचना मिली थी और मुझे लगा कि 5 बजे का सेशन अपना होता तो तुरंत हम एक्टिव हो गए और इसको हमने स्ट्रीम किया और आपके सामने लेकर उपस्थित हो गए। बहुत अच्छे सवाल थे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पुराने सेशन के सवालों का भी आप लाभ लेंगे। करंट अफेयर्स और जीके के बहुत बहुत अच्छे सवाल हैं, सुजस पत्रिका के हैं, पुराने एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का आपको एक बहुत अच्छा एक समूह मिल रहा है। संभावित सवालों के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं। हर सवाल की विस्तृत व्याख्या आपको दी जा रही है। स्पेशली करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है उसमें किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं वो हमने सारी चीजें विस्तार से आपको बताई और आपके साथ इसको हमने शेयर किया है। तो आप जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसको सब्सक्राइब करें, पुराने क्लासेस का लाभ लें और लगातार जुड़े रहें। और जल्दी हम आपके सामने बहुत सारे नए फ्लेवर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। ऑफलाइन बैचेज हमने शुरू कर दिए हैं। आरएस मेंस के हिसाब से भी इस बार हम अपने क्षेत्र में तैयारी कराने का पूरा प्लान कर रहे हैं और आरएसपी के बैच हमने स्टार्ट कर दिए हैं। एसआई के बैच भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। एनालिटिकल अप्रोच के साथ डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी है। तार्किक रूप से चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतिहास के किस्सों को किस्सों के रूप में पढ़ेंगे तो टीवी सीरियल देखो या पिक्चरें देखो, लेकिन उन्हीं चीज़ों को तार्किक रूप से पढ़ेंगे तो वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि न्यू कमर्स जो होते हैं उनको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। कहानियों के तरीके से पढ़ाना भी अपने आप में एक शिक्षण कला है, लेकिन उन कहानियों पर ज़्यादा केंद्रित न होकर एक बार कहानी सुनने के बाद नोट्स के रूप में आप उसे कन्वर्ट करें, रिविज़न करें और लगातार आप पढ़ते रहें। और हम आर्यन परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।